कितना हेयर फॉल नॉर्मल है और किस मोमेंट पे मुझे ये जान लेना चाहिए कि समथिंग इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग। सो अगर आपकी नॉर्मल हेयर डेंसिटी है 100 मैक्सिमम 150 ऑन द वॉश डेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल और ये डेली बेसिस पे है। सुबह उठते हो तो आपके पिलो कवर्स पे बहुत ज़्यादा हेयर दिख रहे हैं ड्यूरिंग द वॉश एज वेल एंड मल्टीपल टाइम्स इन द डे आपके गुच्छे बिल्कुल बालों के निकल रहे हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड गेट इवैल्यूएटेड। शैम्पू करने से बाल गिरेंगे ये एक एब्सोल्यूट मिथ है। अब आपको कितना शैम्पू करना चाहिए ये आपके स्कैल्प के ऊपर डिपेंड करता है। इफ योर स्कैल्प इज रियली ऑयली, लोगों का कहना है कि ओवरनाइट हेयर ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई नुस्खा मुझे मिल जाए। there is nothing on this planet Earth जो overnight hair growth कर दे। अगर किसी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ऑयल, ऐसा कोई आई डोंट नो जो एंशियंट आंवला जूस लगाना या अनियन जूस लगाना या फिर एलोवेरा लगाना, एलोवेरा से थोड़ा सूदिंग हो जाता है, किसी को ज़्यादा इरिटेशन है वो काम डाउन हो जाएगा, बट कैन इट रियली ग्रो योर हेयर? नो। आप में से काफ़ी लोगों का एक बहुत कॉमन सा क्वेरी आता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ओवरनाइट अपने हेयर को ग्रो कर सकूं? क्या कोई ऐसा मास्क है जिससे मेरे सफ़ेद बाल काले हो जाए? Well, to answer all your queries, we have with us senior dermatologist Dr. Aparajita Lamba. Welcome to the show, doctor. Thank you for joining us. थैंक यू सो मच। आई रियली होप आज के पॉडकास्ट में हम अच्छी चीज़ें डिस्कस करें हमारे व्यूअर्स के लिए। इट इज़ रियली हेल्पफुल। Yes, yes. And the topic we are discussing today is about hair fall. जो I think काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा query हमारे पास already आ चुका है. As I was telling, सबका एक ही क्वेश्चन है, मैं अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकूं? सो डॉक्टर, विदाउट वेटिंग और विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट मी डायरेक्टली आस्क यू माय फर्स्ट क्वेश्चन। हेयर फॉल और हेयर लॉस में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? हेयर फॉल और हेयर लॉस में तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हेयर शेडिंग और हेयर थिनिंग में ज़रूर एक डिफरेंस होता है। मेजॉरिटी जब हम बोलते हैं हेयर शेडिंग, दोज आर द स्ट्रैंड्स जो हमें दिखते हैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा गिरे हुए, काफ़ी बार वो बहुत ड्रामेटिक होता है, डरावना भी होता है। सो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज्ड हेयर लॉस। अप टू 100 स्ट्रैंड्स तो हम फिर भी नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर आपके 200-300 बाल डेली जा रहे हैं तो आप हेयर शेडिंग आपकी ज़्यादा हो रही है। Whereas hair thinning, which is a slightly different concept, वो एक over the time period, मतलब 3-4 साल में आपने नोट किया है कि आपके हेयर थिन हो चुके हैं। Your volume, you've lost your volume और आपकी जो पार्टीशन है वो थिन हो रही है। इंडिविजुअली हेयर जो है वो थिन हो रहा है। सो ये डिफरेंस हेयर शेडिंग और हेयर थिनिंग में होता है। तो अगर आपने जो ये बोला कि अप टू सम लेवल हेयर फॉल इज ओके, तो ये और एक सवाल था कि कितना हेयर फॉल नॉर्मल है और किस मोमेंट पे मुझे ये जान लेना चाहिए कि समथिंग इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग? सो अगर आपकी नॉर्मल हेयर डेंसिटी है 100 मैक्सिमम 150 ऑन द वॉश डेज इज कंसिडर्ड नॉर्मल और ये डेली बेसिस पे है। तो हफ्ते में अराउंड 700-800 स्ट्रैंड्स, इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। आपको थोड़ा अलार्म हो जाना चाहिए अगर आपके डेली 200-300 बाल जा रहे हैं एंड सुबह उठते हो तो आपके पिलो कवर्स पे बहुत ज़्यादा हेयर दिख रहे हैं ड्यूरिंग द वॉश एज वेल एंड मल्टीपल टाइम्स इन द डे आपके गुच्छे बिल्कुल बालों के निकल रहे हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड गेट इवैल्यूएटेड। फॉर पीपल लाइक अस और जो 9 to 5 जॉब में जाते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ बन चुका है। स्ट्रेस भी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी है। तो 5 कॉजेज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि हेयर फॉल या फिर ये हेयर लॉस के लिए क्या हो सकता है? सो इंडियन केस सिनेरियो में आई थिंक टॉप 5 जो रीजंस बनेंगे, एक तो हमारा आयरन डेफिशिएंसी, डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्रॉनिकली प्रोटीन इनसफिशिएंसी होना, फिर डीएचटी रिलेटेड हेयर फॉल जो कि हमारा हार्मोनल पैटर्न्ड हेयर लॉस होता है, जिसमें मेल्स में जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फीमेल्स में थायराइड, पीसीओडी जो अभी पीएमओएस के नाम से अब चेंज हो चुका है। सो ये रीजंस। और फिफ्थ डेफिनेटली स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये स्ट्रेस के साथ हेयर फॉल का एक्चुअली कनेक्शन क्या है? मतलब बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इससे तो मेरा मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग माय हेयर फॉल में, मतलब मेरा जो डर्मा प्रॉब्लम्स है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है? स्ट्रेस जो होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो इमोशनल, जैसे कोई रिलेशनशिप है, फैमिली इश्यूज हैं। इंटरनल स्ट्रेस में आपकी कोई सर्जरी हुई है, पोस्टपार्टम, पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जैसे कि जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, अगेन वो मेंटल हेल्थ भी हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग हो गया, देन पोल्यूशन हो गया, ये सब हमारे एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं।
जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी बॉडी जो है, हेयर और नील्स ये हमारे अपेंडेजेस हैं, हेयर को रेस्टिंग फेज में डाल देती है कि अभी कुछ दिन तक हम आपकी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे. यू गो इनटू अ टीलोजन फेज, इनटू अ रेस्टिंग फेज राइट नाउ. टीलोजन फेज में, रेस्टिंग फेज में जैसे ही बाल जाते हैं, उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. सो ये एक टिपिकल पैटर्न होता है जो हम टीलोजन एफ्लूवियम में, स्ट्रेस के बाद टीलोजन एफ्लूवियम में जो हम देखते हैं. सो मान लो आज कोई स्ट्रेसर एपिसोड है, हम बीमार हुए हैं या कोई एक्सीडेंट है या फिर किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसके 2 से 3 महीने बाद एग्जैक्ट आपको टीलोजन एफ्लूवियम होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस स्ट्रेस्ड फेज में आपकी बॉडी ने आपके हेयर स्ट्रैंड्स को रेस्टिंग फेज में डाल दिया था, वो ग्रोथ में नहीं थे. ओके, सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी साइंटिफिक डिटेल्स वी हैव गॉट. तो और एक बहुत नेचुरल सा क्वेरी हमारे पास आता रहता है कि शैम्पू रोज़ करने से, क्योंकि हम लोग ऐसी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो सुबह से शाम तक जब हम घर पहुँचते हैं तब तक हमारा बाल, हमारे स्कैल्प ग्रीसी हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें शैम्पू करना पड़ता है. बट मम्मियों का कहना है कि इससे बाल झड़ने लगेंगे, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे. तो ये मिथ है कि एक्चुअली फैक्ट है? सो शैम्पू करने से बाल गिरेंगे, ये एक एब्सोल्यूट मिथ है. अब आपको कितना शैम्पू करना चाहिए ये आपके स्कैल्प के ऊपर डिपेंड करता है. इफ योर स्कैल्प इज रियली ऑयली, देन यू कैन वॉश योर हेयर मोर फ्रीक्वेंटली. देन आपके लाइफस्टाइल पे, अगर आप जिम डेली जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका फील्ड वर्क है, अगर हम एसी में बैठे हैं तो उतना स्वेटिंग नहीं होगी. सो शैम्पू की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि आपका स्कैल्प गंदा कितना हो रहा है इस बात से. बिकॉज शैम्पूइंग का बेसिक पर्पस स्कैल्प को क्लीन रखना है. ना शैम्पू आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है, ना हेयर फॉल को कम कर सकता है. उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमें शैम्पू से सिर्फ बाल क्लीन करने हैं, स्कैल्प क्लीन करना है. सो फ्रीक्वेंसी एवरेजली हम बोलते हैं कि 2 to 3 times in a week should be good for regular hair and all regular conditions. But because I have straight hair में usually scalp बहुत oily होता है, तो मैं इस weather में, जैसे आजकल गर्मियाँ होने लगेंगी और मैं daily exercise भी करती हूँ, तो मैं 3 to 4 times in a week wash कर लेती हूँ. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, I'm not working out, so twice in a week is also okay. बट अगर किसी को डेली रिक्वायरमेंट है, आप एक जेंटल शैम्पू यूज़ करके डेली भी वॉश कर सकते हो, आपके बाल ज़्यादा नहीं गिरेंगे. राइट. तो आपने जब बोला कि जेंटल शैम्पू, कैन यू हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि शैम्पू में वो कैसा, क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट में होना चाहिए, जो देख के मैं समझ सकूँ कि ओके फाइन, दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर माय हेयर और कैन क्लीन माय स्कैल्प विदाउट अफेक्टिंग माय हेयर हेल्थ? सो बिल्कुल बेसिक्स आप एक्सप्लेन करूँगी, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज नोबडी कैन एक्चुअली रीड एंड एनालाइज ऑल द इंग्रेडिएंट्स. बट एक इंग्रेडिएंट होता है सल्फेट. नाउ सल्फेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट है. अब डिटर्जेंट का मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि हमें ये कपड़े धोने वाला सर्फ है. So detergent means anything that cleanses dirt out. So sulfate strongly हमारे dirt और हमारे sebum को clean करता है. तो जिनकी भी oily scalps हैं, उन्हें तो एक्चुअली सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए. बट पीपल हु हैव रियली ड्राई हेयर, रियली ड्राई स्कैल्प, कर्ली वेवी हेयर, या फिर जो बार बार रेगुलर बेसिस पे जिन्हें वॉश करना है, दे शुड गो फॉर सल्फेट फ्री शैम्पूज. ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है दैट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी इन डिसाइडिंग विच शैम्पू यू शुड यूज. राइट. बाकी क्वेश्चंस में जाने से पहले एक और क्वेरी है. लोगों का कहना है कि ओवरनाइट हेयर ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई नुस्खा मुझे मिल जाए, या तो कोई ऐसा ऑयल मुझे दे दीजिए. मे बी कैस्टर ऑयल कैन हेल्प, अनियन ऑयल. लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स मार्केट से इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और मे बी विदाउट इवन कंसल्टिंग अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, दे गो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल, इन देयर हेयर केयर रूटीन. तो ये कितना इफेक्टिव है? शुड दे गो ahead with it? There is nothing on this planet Earth जो overnight hair growth कर दे. अगर किसी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई ऑयल, ऐसा कोई आई डोंट नो जो एंशिएंट विजडम वाला ऑयल अगर हो गया, दे विल बी बिलियनर्स एंड आई डोंट नो, क्योंकि ये तो बहुत ही मतलब मैजिकल पोर्शन आपके पास होगा. एक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो है एक सर्टेन रेट पे, सर्टेन स्पीड पे होगी. कोई भी ऑयल तो एक्चुअली हेयर ग्रोथ करवा ही नहीं सकता. दैट इज नॉट देयर. आई थिंक हम सेगमेंट में होम रेमेडीज की भी बात करेंगे आगे, तो वहाँ पे
ये जो चीज़ है हर बार इंडियंस को काफ़ी पिंच करती है, बट ऐसा कोई ऑयल, ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो आपके ओवरनाइट बाल उगा दे। Perfect. So you guys know, don't depend on all these nuskas unless and until you have been given the particular solution by your doctor. Now let's go to the next question before we move to the second section of the entire discussion. कि hair fall और hair loss men और women में कोई difference होता है? देर आर सर्टन रीजंस जो डिफरेंट हो सकते हैं। मेजॉरिटी तो सिमिलर से ही होते हैं, जेनेटिक्स हैं अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है। देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स के केसेस में थोड़े ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड इश्यूज जो हैं, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू इट। देन PMOS, अगेन फीमेल्स आर मोर इम्पैक्टेड बाय, फीमेल्स आर ओनली इम्पैक्टेड बाय इट। देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी इंडियन केस सिनेरियोज में फीमेल्स में ज़्यादा मिलती हैं। ट्रेडिशनली वो फीमेल्स तो बिल्कुल ही नॉनवेज नहीं खाती और घर में भी अपनी डाइट को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। सो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ एक डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दोनों में ही लाई करती हैं। प्रोटीन मेल्स फीमेल्स दोनों ही नहीं खाते। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर कॉमन, certain factors which are just more certain factors जो females को ज़्यादा impact कर रहे हैं। ज़्यादा करती हैं। Now let's move to the second section of the entire conversation about जो है hard water. A lot of people are actually confused कि हम लोग cities change करते रहते हैं। हमारा job life है, हमें cities change करना पड़ता है। Each city has their own problems जो कि पानी से आता है। तो ये हार्ड वाटर का प्रॉब्लम एक्चुअली बालों को कितना इफेक्ट करता है, और मैं उस हार्ड वाटर को अपने बालों में डालने से पहले क्या ऐसा कर सकती हूँ ताकि मेरे बाल सही से रहे? जो ग्रोथ होती है हमारी बालों की वो हेयर फॉलिकल से होती है, विच इज़ बीनीथ द स्कैल्प। अब क्योंकि पानी जो है वो स्कैल्प के नीचे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, और साइंटिफिकली भी हार्ड वाटर से ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं देखा गया। बट हार्ड वाटर होने से जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, ये फ्रिजी हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, शैम्पू से प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो टैंगल वगैरह होते हैं, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, तो ब्रेकेज काफ़ी बढ़ जाती है। ब्रेकेज इज समथिंग दैट इज हैपनिंग स्ट्रैंड के बीच में से। सो ब्रेकेज जब बढ़ जाती है तो भी लोगों को लगता है कि हमारा हेयर फॉल इंक्रीज हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्ट्रैंड हेल्थ जो है वो तो डैमेज होती है हार्ड वाटर से, बट आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। नाउ व्हाट कैन यू डू अगर आपका हार्ड वाटर है? सो आजकल हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स आते हैं, यू कैन चेक द TDS ऑफ योर वाटर एंड अकॉर्डिंगली आप एक हार्ड वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं तो दे यूज़ RO वाटर एज वेल टू वॉश देयर हेयर, बिकॉज दे फील नहीं कि ऐसे तो बहुत रफ हो रहे हैं, विच इज़ ट्रू। You can also go for sulfate free shampoos in this case scenario. What I also suggest, like a trick, is you take थोड़ा सा RO वाटर मग में, आप उसमें सल्फेट फ्री शैम्पू डालो एंड उसको पहले ही मिक्स कर लो एंड यू कैन यूज़ दैट। तो उससे क्या होगा कि जो शैम्पू है वो आपके हार्ड वाटर के सॉल्ट्स में ही मिक्स होके नहीं रह जाएगा, थोड़ा बेटर क्लीन करेगा स्कैल्प को। सो ये कुछ एक तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ बेटर कंडीशनर्स, एंड इस तरीके से आप अपनी फ्रिजीनेस और जो वो ब्रिटल हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं, ब्रेकेज हो रही है, आप उसे प्रिवेंट कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड हेयर हेल्थ। तो आपकी तरफ से डाइट कितना इफेक्ट करता है मेरे मतलब मेरे हेयर हेल्थ पे, उसका इफेक्ट कितना होता है? सो दो तरह के हेयर फॉल सिचुएशंस होती हैं मेनली, एक टीलोजेनल फ्लूवियम और एक एंड्रोजेनेटिक या फिर हार्मोनल हेयर हेल्थ। सो हार्मोनल वाले में तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बट टीलोजेनल फ्लूवियम जिससे मेजॉरिटी ऑफ लोग डिस्टर्ब रहते हैं, इसमें 60% रोल आपकी डाइट का ही है। इंडियंस क्रॉनिकली प्रोटीन में इनसफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी ऑलमोस्ट सबका लो मिलता है, विटामिन B12 बहुत कम होता है, एंड देन आयरन फीमेल्स में बहुत कम मिलता है। और ये ही टॉप 4 रीजंस होते हैं जो आपके डाइटरी ही रीजंस हैं जिस वजह से यू आर लूजिंग हेयर, द स्ट्रेंथ ऑफ योर हेयर इज बिकमिंग वीक, दे आर बिकमिंग ब्रिटल, एंड यू जस्ट थिंक यार मेरे बाल अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। राइट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे यही था कि कौन से ऐसे विटामिन न्यूट्रिशंस ऐसे डेफिशिएंसीज हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरा हेयर हेल्थ बिगड़ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ कि ये जो विटामिन्स है, हम कभी कभी ना
लाइक आई सेड इन्फ्लुएंसर से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, द नेम सेज इट ऑल, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, तो उनकी तरफ से जब ये चीज़ें आती है ना, हम कभी कभी ओवर द काउंटर जो वाइटामिन अवेलेबल होते हैं कि विटामिन B12 का टैबलेट्स ले लो, विटामिन D का ये ले लो, विटामिन C ले लो, बट हाउ मच सेफ आर दीज? इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। अप टू एन एक्सटेंट मान लो आपने कोई चीज़ 2 हफ्ते 4 हफ्ते कर ली, ठीक है, मतलब मैं फिर भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप खुद को डैमेज नहीं कर सकते हो, लेकिन एक तो इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी जो पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज हैं वो करेक्ट नहीं होंगी, और आप जिस हेयर फॉल से डील कर रहे हो वो ठीक नहीं होगा। और 2-3 चीज़ें होती हैं, रैंडमली सब लोग बायोटिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो बायोटिन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल एक्सट्रीमली रेयर है इंडिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब तो ये स्टडीज़ भी आ चुकी हैं कि प्लेन बायोटिन सप्लीमेंटेशन देने से हेयर फॉल इम्प्रूव नहीं होगा। सो सबसे पहले क्या डेफिशिएंसीज हैं, इन्हें टेस्ट कराना चाहिए, कितनी हैं उस हिसाब से उन्हें करेक्ट करना चाहिए। देयर सर्टेन विटामिन, विटामिन A, K, E and D जो बॉडी स्टोर करती है। कोविड के टाइम पे ऐसा बहुत हुआ था, लोग विटामिन D लिए जा रहे थे एंड दे वर डीलिंग विद हाइपोविटामिनोसिस एज वेल, उसके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरली ज़्यादा ले लिए। सो क्या कमी है उसे पूरा करना, धक्के से एक्स्ट्रा में विटामिन्स ना लेना और अननेसेसरी चीज़ें ना लेना। सो ये सब समझना, आई थिंक आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लोगे, in the end you'll end up saving your money from not buying unnecessary things. बीच में gummies बहुत वायरल हुई थी, everybody was taking gummies, and if you ever just look at the ingredient list of gummies, उनमें इतने कम multivitamins होते हैं and they are just selling it at an obnoxious rate, obnoxious price. तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप इतने सस्ते मल्टीविटामिन्स इतने हाई प्राइस पे, और वो भी लेस देन रिक्वायर्ड, मतलब उसमें जितनी नीड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है आपकी, आप क्यों उसको धक्के से लिए जा रहे हो? इससे तो बेटर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको इतनी बेटर एडवाइस दे देगा कि आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका कंसर्न भी सॉल्व हो जाएगा। राइट, यू नो गमीज और ये जो सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स, ये बहुत आजकल मतलब These are becoming really popular now that Indians have more spendable income, so ये सब चीज़ें आएंगी, पर आपको क्या नीड है, आपको क्या लेना, everyone just wants to take supplements now, but it should be need specific. बट यू नो एवरीबडी डजंट वांट टू टेक, उनको ना एकदम ओवरनाइट कुछ एक्शन कुछ चाहिए कि मेरा मतलब अभी हेयर फॉल एकदम से रुक जाए, तो ये तो हो नहीं सकता, जैसे हमने ऑलरेडी सुन लिया है। बट ऐसा कोई मतलब, तो विदाउट सप्लीमेंट्स व्हाट इफ आई वांट टू चेंज माय डाइट एंड डू समथिंग अबाउट माय हेयर फॉल, तो मेरे प्लेट में ऐसा क्या क्या एवरीडे बेसिस पे होना चाहिए जो मेरे बालों को प्रॉपरली अंदर से ठीक रख सके? You've asked the very right question कि अंदर से ठीक रख सके, क्योंकि that makes sense, बाल डेड होते हैं, है ना, ये जो हमें दिख रहा है डेड स्ट्रैंड है, तो कुछ बाहर से लगाने से तो वैसे भी नहीं होगा। Why am I saying this? क्योंकि प्रोटीन शैम्पूज, प्रोटीन ट्रीटमेंट एक बहुत मतलब कॉमन स्कैम है जो चलता रहता है, एंड पीपल आर लाइक वी जस्ट पुट प्रोटीन, एंड आई जोक अबाउट इट, आई से कि अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने बाइसेप्स पे ना एक बॉइल्ड एग चिपका के रखती सारा दिन, एंड 2-4 दिन में मेरी भी मसल्स बन जाती, पर ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग, बिकॉज हेयर प्रोटीन का बना होता है, योर प्लेट शुड ऑलवेज हैव अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ईच मील। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन ऑलवेज गो फॉर पनीर, कर्ड, टोफू, टेम्पे, सोयाबीन। इफ यू नॉन वेजिटेरियन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आई थिंक एग्स एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट मील, लो कैलोरी, ब्रिलियंट सोर्स। सेकेंड थिंग इज फाइबर। सो फाइबर इन द फॉर्म ऑफ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी ऐड की हो तो दैट वर्क्स वंडरफुली फॉर योर हेयर। देन नट्स एंड सीड्स अगेन, बट नट्स एंड सीड्स ये हाई कैलोरी होते हैं, सो बहुत ज़्यादा नहीं आप ले सकते इन्हें कि फ्यू पीपल जस्ट स्टार्ट टेकिंग बहुत बहुत सारे, इट कैन end up you can end up gaining your weight. So fistful of nuts and seeds. Main 3 तो हमारी यही चीज़ें हैं. Then you have to look at your hydration levels as well, and finally movement. So these are top 5 things that you should be doing. And in your plate, your protein, green leafy vegetables, your nuts and seeds, and adequate hydration. You're good to go. Everything should be there. I have come down to 2 more questions from your conversation अभी जो हमने किया है. पहला है कि ये जो ट्रीटमेंट्स हम करते रहते हैं, पार्लर पे जाके केराटिन कर लिया, बोटॉक्स कर लिया, स्मूदनिंग कर लिया, ये इनका एक्चुअली हेयर
पे कितना खतरनाक इफेक्ट हो सकता है? सो असेंशियली ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं केमिकली आपके हेयर प्रोटीन को तोड़ तोड़ के सीधा कर रहे हैं और उन्हें केमिकल से ऐसे सीधा सीधा चिपका रहे हैं, ठीक है। सो आपके जितने ज़्यादा कर्ली हेयर होंगे उतना स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट आपको चाहिए होगा उनको सीधा रखने के लिए। नाउ ऑफ कोर्स दे आर डैमेजिंग, बट जैसे मैंने कहा ये बाल जो हैं ये हमारे डेड हैं, तो ये तो डैमेज हो ही जाते हैं। एट टाइम्स उनके फ्यूम्स और उनका इम्पैक्ट, स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा हीट हम फॉलिकल्स पे करें तो फॉलिकुलर डैमेज भी होने का रिस्क होता है। सो कितना ज़्यादा हीट, कितना खतरनाक केमिकल यूज़ किया है, कितनी ज़्यादा देर तक और कितना फ्रिक्वेंटली आप वो ट्रीटमेंट कराते हो, एवरी 3 मंथ्स कराते हो, Yes. ये सारे फैक्टर्स कंबाइनली डिसाइड करते हैं कि आपके हेयर कितने डैमेज होंगे। राइट सो डैमेज तो होता ही है, पर किस एक्सटेंट तक होगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इन सब पे डिपेंड करता है। बट डजंट डू एनीथिंग गुड? नॉट एट ऑल। ओह, I mean, it's just a cosmetic treatment. You want your hair to look straighter, okay, but you will go through certain amount of damage. उसके बाद मैं तो मतलब मोस्टली ब्राइड्स होते हैं, they're like मैम मेरा थोड़ा इवेंट्स Yes, आने वाले हैं, yes. I want to get it done. So I tell them that okay, आप करा सकते हो, थोड़ा डैमेज तो होगा, अपन बाद में उसे करेक्ट कर लेंगे। पर अगर आपके बाल पहले से ही वीक हैं, पहले से ही हेयर फॉल हो रहा है, उन केसेस में मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। पूरा ही कंप्लीटली। Absolutely. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दोज जो डाइट फॉलो कर रहे हैं। वेट Okay. लॉस जर्नी में बहुत लोग क्रैश डाइट्स कर लेते हैं। Absolutely. खुद से ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि सुबह मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूंगी, पूरे दिन में मैं ये खाऊंगी, मेरा वेट लॉस दिख रहा है। वेट लॉस है, मसल लॉस है, दैट इज सम अदर डिस्कशन, बट इसका इफेक्ट कितना हेयर पे हो सकता है? बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर डूइंग क्रैश डाइट्स, इफ़ यू आर लूजिंग लाइक 10-15 किलो इन रैपिड अमाउंट ऑफ टाइम, आपकी बॉडी को लगता है कि हम स्टारवेशन में हैं, हमारे पास इनफ सप्लाईज नहीं है, हम एक एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, हेयर एंड नेल्स हमारी बॉडी के लिए अपेंडेजेस हैं, ये कोई ऑर्गन्स नहीं है, है ना। बॉडी के पास ब्रेन, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए। सो अगर आपकी बॉडी को ये लग रहा है कि आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास फूड सप्लाई नहीं है, इनफ आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है, वो हेयर और नेल्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। योर हेयर विल गो इन टू द रेस्टिंग फेज एंड यू विल शेड देम। Right. So, the next segment is all about oiling and home remedies. Oh my god, I'm going to get so much hate on this. क्योंकि लोगों का ना सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले या फिर मेडिसिन लेने से पहले मैं घर में कुछ नुस्खे ले लेती हूँ। दादी के नुस्खे हो जाते हैं, हम लोग करते ही रहते हैं। Yes. कुछ आंवला का जूस पी लिया और सोच लिया कि अरे मेरे हेयर शायद हो रहे हैं। जैसे मेरी मदर ही बोलती रहती है कि बालों पे अनियन को घिस के उसका जूस लगाओ, बाल आ जाएंगे, मतलब ग्रोथ हो जाएगा, तुम देख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें कितने इफेक्टिव है और इनको कितना करना चाहिए? कोई भी ये जो किचन वाला नुस्खा है, किसी का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अब तक। आंवला जूस लगाना या अनियन जूस लगाना या फिर एलोवेरा लगाना, एलोवेरा से थोड़ा सूदिंग हो जाता है, किसी को ज़्यादा इरिटेशन है वो काम डाउन हो जाएगा, बट कैन इट रियली ग्रो योर हेयर? नो, इट कांट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद हर किसी का मन करता है कि हमें घर में कुछ इजी ऐसा नुस्खा मिल जाए। आई मीन यू कैन गिव इट अ ट्राई, एक बार 2 बार, डू नॉट डू इट रैपिडली और हर दिन आप कुछ नया कर रहे हो, देन अगेन इट कैन स्ट्रेस योर स्कैल्प आउट, आप इरिटेट कर दोगे उसे और हेयर फॉल और बढ़ ही जाएगा। सो आई ऑलवेज लेट माई पेशेंट्स स्टे कंफर्टेबल इन अ मैनर कि तुम्हें वंस इन अ वाइल कुछ ट्राई करना भी है, बस लेमन एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा अब्रेजिव और बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ें नहीं लगाना, बट वंस इन अ वाइल यू वांट टू ऑयल योर हेयर, you can do that. I do not stop them from doing this. I know it's not going to grow their hair. I'm taking care of the hair growth part separately. बट ज़्यादा रैपिडली नहीं करना, बहुत ज़्यादा अब्रेजिव चीज़ें जैसे कुछ लोग बेकिंग सोडा और लेमन और बहुत ज़्यादा अब्रेजिव्स और सॉल्ट शुगर स्क्रब्स, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। एवरी डे कुछ नया नहीं करना चाहिए, एंड वंस इन अ वाइल इट्स ओके। आई मीन समथिंग you want to do, you feel good, do it. तो आपसे मैं, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, तो मैं ये जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ, 3 टाइप के जो स्कैल्प होते हैं, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड ड्राई, तीनों के लिए आप अगर हमारे व्यूअर्स को छोटे छोटे कुछ टिप्स दे दे ताकि उनको भी हेयर ग्रोथ का वो प्लान पता चल जाए घर बैठे। स्कैल्प
कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप तो बहुत कॉमनली हमारे पास होती है, बट स्कैल्प मोस्टली ऑयली और ड्राई इस तरह का रहता है, और एक डैंड्रफ प्रोन होता है। ऑयली स्कैल्प में हम प्रेफर करते हैं वंस इन अ वीक कोई भी 2% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू यूज करने का। यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ दीज ऑप्शंस। सो सैलिसिलिक एसिड एक BHA है जो ऑयल ग्लैंड्स को क्लीन कर देता है, उससे आपके फॉलिकल्स क्लीन रहते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती रहती है। अगर आप कोई सिरम्स वगैरह भी लगाते हो वो अब्जॉर्ब बेटर होते हैं। सो दिस वन टिप फॉर ऑयली हेयर विल रियली सेव देयर लाइफ एंड हेयर। For drier skin types, sulfate free shampoos are better. We do not want कि आपकी scalp irritated रहे। Dry scalp वाले लोग once in a while coconut oil या फिर ऐसे जो soft oils हैं, essential oils नहीं, essential oils can really irritate dry scalps. So coconut oil, castor is also okay, almond oil is good, sunflower oil is also good. So ये सब चीज़ें आप हल्की मसाज कर सकते हो 1 to 2 hours before washing your hair, and then use a gentle shampoo, and it is a lovely routine. Dandruff prone scalps में हम oiling avoid करवाते हैं specifically because dandruff is a combination of fungal infection and eczema. So oiling can really trigger that. Dandruff prone scalps में again हम कोई ना कोई ketoconazole based shampoo या ZPTO based shampoos once in a week, which I want you to apply after regular shampoo. उसको 5 मिनट रहने दो और उसे क्लीन कर लो। सो स्कैल्प हेल्थ ये 3 डिफरेंट टाइप्स की अगर हम इस तरह से मेंटेन करते हैं, आपके फॉलिकल्स हेल्दी रहेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स डाइट एंड ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड यू विल रियली सी गुड हेयर ग्रोथ। So, the season for brides are coming in. Yeah. I don't want to exclude grooms, but दोनों के लिए ही, if you can give some tips that they can apply abhi se, because the season is almost here. So season of hair fall is also here, and this really stresses out the November, December brides. I always tell them. So we start them on certain multivitamins right away. 2-3 months के लिए हम अच्छे multivitamins करते हैं depending on their deficiencies as well, because brides will go through a lot of processing and styling and heat styling during their events. So giving them strength right away, ताकि उनकी जो next hair growth अभी next coming months में आएगी वो healthy हो, that will be helpful. Your diet should be clean. Do not do crash diet. कितनी brides हर बार हम यही discussion करते हैं. They start doing crash dieting और उनकी पूरी skin भी dull हो जाती है और hair fall होने लगता है. So even if you're wanting to lose weight, ensure कि आप प्रोटीन, फाइबर और अपना पानी पूरा कर रहे हो. सो ये 3 चीज़ें अपने जो लाइफस्टाइल में और अपने मल्टीविटामिन्स, वी ऑल्सो स्टार्ट ऑन सर्टेन पेप्टाइड सीरम्स एज वेल once or twice in a week to keep the hair follicles healthy. एंड अगेन जो मैंने स्कैल्प हेल्थ बताया था वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सेम इज़ फॉर द ग्रूम्स. अगेन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल मिनिमाइज कर दो. स्मोकिंग इज़ रियली डैमेजिंग फॉर योर हेयर. अगर आप हेयर फॉल से, कल ही मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, यंग बॉय है, ही इज़ लाइक ओके आई वेप समटाइम्स एंड आई एम लाइक दिस इज यू विल लूज योर हेयर. He's like, ma'am, baal bachane, I'll do anything. I'm stopping vaping right away. So they all are interested because ये एक ऐसा चीज़ है ना, not just stress causes hair fall can also cause stress. Of course. It's a vis-a-vis vicious cycle. Yes. You just can't escape it. तो डॉक्टर ये जो एक अभी बहुत ज़्यादा हाइप है मिनॉक्सिडिल का, we all are going checking, seeing videos of people using those rollers on their hair, on their scalp actually. तो ये एक्चुअली क्या हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है? So minoxidil is not a hype thing. It's actually really important और बहुत अच्छा भी है. डॉक्टर्स तो बहुत सालों से इसे यूज़ कर ही रहे हैं और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हेल्प करता है ये, बट कुछ कंडीशंस में इसकी रिक्वायरमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है, जैसे पैटर्न्ड हेयर लॉसेस में. डर्मा रोलर्स की जो आपने बात की, डर्मा रोलर्स थोड़ा सा ग्रे जोन में आते हैं. आई मीन you might get infected as well because आप अपनी स्कैल्प को डैमेज कर रहे हो. तो अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है, आपका डर्मा रोलर क्लीन नहीं है, तो आप इन्फेक्शन भी कर सकते हो खुद को. सो ओनली व्हेन आई ट्रस्ट माई पेशेंट्स, आई नो कि नहीं ये इंसान इंडिविजुअली ढंग से कर लेगा ये प्रोसेस, सो आई लेट देम नो कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो. अदरवाइज स्टिकिंग टू अ सेफ टॉपिकल इज बेटर रादर देन आप अपना डर्मा रोलर स्टार्ट कर दो खुद ही से करना. राइट. सो मतलब ओवरऑल हमें हमेशा ही एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें एक्टिवली, इट विल सेव यू फ्रॉम डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली डैमेजिंग. राइट. सो जब चीज़ें काफ़ी बुरी हो जाती हैं तब आपको याद आता है कि यार इससे अच्छा तो मैंने हेल्प पहले ही ले ली होती
rather than मैं इस स्टेज में ले रहा हूँ. Absolutely. I just remembered one question. One of my friend, she is going through this, alopecia, which is so, मतलब इतना ज़्यादा उसका चीज़ें बिगड़ चुकी हैं कि I think the doctor has said that वो कभी उसके बाल आएंगे ही नहीं. The follicles are almost dead. So what happens in such conditions? This is exactly where she should have used minoxidil. बट स्टार्टिंग में वो डरती रही होंगी. आप डिनाइल फेज में रहते हो कि नहीं मुझे यूज़ नहीं करना. सो इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज देयर इज समथिंग कॉल्ड हेयर फॉलिकल मिनिएचराइजेशन. इसमें आपका फॉलिकल जो स्टार्टिंग में 3 से 4 हेल्दी हेयर बनाने थे जिसे वो धीरे धीरे करके 1 2 1 ऐसे करके वो फाइनली डेड हो जाता है. एक बार अगर वो फॉलिकल ख़त्म हो गया उसमें कभी दोबारा बाल नहीं आएगा. जब तक वो ज़िंदा है वो चाहे पतले पतले भी कुछ एक बाल बना रहा है आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करके उसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हो. यू कैन रिवर्स इट टू एन एक्सटेंट बट वंस इट गोज डेड यू कैन नेवर रिवाइव इट बैक. सो दिस इज़ वेयर मिनॉक्सिडिल इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड पीपल जस्ट फेयर इट. देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट एज वेल. लाइक to say this I gain nothing but I'm saying this, I'm making this statement क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों को actually need है उसकी और वो सिर्फ डर के मारे नहीं यूज़ करते हैं और फाइनली वो बॉल्ड हो जाते हैं. और एक बार आप बॉल्ड हो जाते हो तो उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो. ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको मिनॉक्सिडिल तो यूज़ करना ही पड़ेगा टू रिटेन दोज हेयर एज वेल. So you can just use it probably early on as well. So once the follicles are dead, can we revive them? No. Never. Absolutely not. You can just transplant newer hair from somewhere else on your body, from the back of your head if you still have hair wahan pe. You can transplant but you cannot revive a dead follicle. Perfect. So, the answer is here. Before we end this video, anything that you want to inform our viewers जिनके लिए ये सब कुछ एक बहुत बड़ा concern था. I'm very much sure we have answered almost all queries, but something from the dermatologist herself. One thing I would like to say कि हेयर फॉल का जो कंसर्न है ये बहुत बड़ा है. तो ये मार्केट बहुत बड़ी है. तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ब्रांड, बहुत मार्केटिंग इसके अराउंड फॉल्स मार्केटिंग होती है जो क्लेम्स इस तरह से करते हैं कि हम आपके बाल उगा ही देंगे 20 दिन में 21 दिन में. इस तरह से एज अ कंज्यूमर आपको बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए. तो चैट जीपीटी है, लाइक यू कैन रियली पुट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड आपको सब जवाब मिल जाएंगे. वट एवर आई एम सेइंग इन दिस पॉडकास्ट एज वेल, टेल योर चैट जीपीटी टू जस्ट कंफर्म कि मैं ये सच बोल रही हूँ या झूठ, एंड यू विल नो इट. सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर. फॉल्स मार्केटिंग, फॉल्स प्रोमिसेस के लिए हमें फॉल नहीं करना चाहिए बिकॉज इन द एंड आप अपना पैसा तो लूज करोगे. आपने उस मार्केटिंग क्लेम के चक्कर में अपने पैसे तो दे ही दिए, लेकिन काफ़ी बार हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं हमारी हेयर फॉल में जहाँ से रिवर्स होना ही पॉसिबल नहीं है. मतलब अगेन आपने उस लेवल पे बाल लूज कर दिए, स्पेशली यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज. आई सी 16-year-old who are starting to get bald nowadays. So it is very deeply concerning because it is impacting their confidence and the parents are the decision makers for them. तो parents डिसाइड करेंगे कि बच्चा क्या ट्रीटमेंट लेगा. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बने, अपने आप को नॉलेजेबल रखें चैट जीपीटी से, या ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं. So being smart and intelligent and gathering information would really help you in making conscious and better decisions. Thank you so much, doctor. That was so much insightful. I'm very much sure viewers को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ like, share and subscribe the healthsite.com. Thank you and have a nice day.